नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना पर सरकार की नई गाइडलाइन, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में अब RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के ताज़ा हालात को लेकर मीडिया को संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि राज्यवार एक्टिव मामले घट रहे हैं। 26 राज्य में 15% पॉजिटिविटी रेट है, वहीं 6 राज्य में 5 से 15% केस हैं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रतिदिन नए कोरोना मामलों में निरंतर कमी आ रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात में भी प्रतिदिन नए कोविड मामलों में निरंतर कमी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि दोस्तों अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए RT-PCR टेस्ट करवाने की अब कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों कोरोना संकट के बीच देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त कोरोना वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को राज्य सरकार प्राथमिकता दे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वालों को राज्य सरकारें प्राथमिकता दे। दूसरे डोज लगाने वाले बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं, उसे सबसे पहले देखने की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 26 मरीजों की जान गई। स्वास्थ्य मंत्री बोले मामले की हो जांच। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन कई मरीजों के लिए बेहद अहम साबित हुई है और सप्लाई बाधित होने से कई मरीजों की जान तक चली गई। दोस्तों दिल्ली और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य जगहों और राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से मरीजों की जान जा रही है। गोवा में मंगलवार को ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 4 घंटे में 26 मरीजों की जान चली गई। गोवा में तड़के 2 बजे से 6 बजे के बीच कम से कम 26 मरीजों की जान महज इसलिए चली गई क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आ गई। मंगलवार की सुबह महज 4 घंटों के दौरान 26 मरीजों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट भी इस संबंध में पूछताछ कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। कल से 125 केंद्रों पर नहीं होगा टीकाकरण। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। कोरोना के तीसरे चरण के अंतर्गत 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इस कारण आज यहां यानी कि बुधवार से 125 टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन लगनी बंद हो गई है, यानी कि यहां टीके नहीं लगेंगे। दोस्तों दिल्ली में 394 टीका केंद्र हैं, जिनमें से 125 में कोवैक्सीन लगती है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने यह जानकारी दी। हालांकि राहत की बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड का 3 दिन का स्टॉक अभी भी बाकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर में हो रही मौतों से WHO हुआ चिंतित, कहा असल आंकड़े बताए सरकार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कारण बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। देश के इन हालातों पर पूरी दुनिया चिंतित है क्योंकि इससे सभी को खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी देश में कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौतों पर चिंता जताई है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। देश के कई विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि जितनी बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसे देखते हुए मौतों की असल संख्या बताए जा रहे आंकड़े से कहीं ज्यादा है। ANI को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने मौजूदा आंकड़ों के आधार पर अगस्त तक 10 लाख लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया है। हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इंडियन रेलवे पर कोरोना का कहर, रोजाना 1000 कर्मी हो रहे हैं संक्रमित। अब तक हो चुकी है 1952 कर्मचारियों की मौत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है और अब महामारी भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को अपनी चपेट में लेने लगा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना करीब 1000 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से भारतीय रेलवे के 1952 कर्मचारी अब तक जान गंवा चुके हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि पिछले साल मार्च से कल तक 1952 रेल कर्मचारियों की कोविड-19 महामारी से जान जा चुकी है, जबकि हर रोज 1000 के लगभग कर्मचारी इस महामारी से पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के भारतीय स्ट्रेन को डब्ल्यूएचओ ने माना खतरनाक, कहा तेजी से हो रहा है ट्रांसमिट। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट B1617 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने साफ किया है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानने की वजह यह है कि यह तेजी से ट्रांसमिट होता है, यानी तेजी से फैलता है। इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितना काम कर रही है, यह जानने के लिए अभी और स्टडी की जानी बाकी है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया कि भारत सरकार के साथ साथ और भी कई देश और स्वयं डब्ल्यूएचओ इस वेरिएंट पर स्टडी कर रहा है। कल इसके बारे में और विस्तृत जानकारी डब्ल्यूएचओ के जरिए सामने आ सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फेबीफ्लू टैबलेट ने कोरोना महामारी में तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, 600% बढ़ी सेल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के इस दौर में एंटीवायरल दवाओं की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। ग्लेनमार्क की फेबीफ्लू ने मल्टीविटामिन ड्रग जिंकोविट को बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है। फेबीफ्लू की बिक्री में 600% की उछाल दर्ज की गई है। दोस्तों, फेबीफ्लू अब भारतीय खुदरा फार्मा मार्केट में सबसे अधिक बिकने वाली दवा बन गई है। पिछले साल अक्टूबर तक जिंकोविट भारतीय बाजार में सबसे अधिक बिकने वाली दवा थी। अन्य दवाइयां जिनकी बिक्री कोरोना महामारी के दौरान बढ़ी, उनमें मोनोसेफ, डोलो और बीटाडीन शामिल है। दोस्तों, फेबीफ्लू जापानी एंटी-इन्फ्लुएंजा दवा फेविपिराविर का जेनरिक वर्जन है। पिछले एक महीने में इसकी बिक्री 600% बढ़ गई है। फार्मा रिसर्च फर्म AIOCD के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में समाप्त हुई 12 महीने की अवधि में फेविफ्लू ने 762 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो एंटी डायबिटिक दवा ग्लाइकोमेट GP की 564 करोड़ रुपए से अधिक है। फेविफ्लू की बिक्री का आधा हिस्सा सिर्फ अप्रैल के महीने में आया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सचिन वाजे को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया, मुंबई पुलिस ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोपी सचिन वाजे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में NIA ने वाजे को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे को 13 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने अपने पति की हत्या के मामले में वाजे को आरोपी ठहराया था। वाजे के खिलाफ IPC की धारा 285, 465, 473, 506, 2, 120B के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले की शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी पद से हटा दिया गया था। दोस्तों, सचिन वाजे की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरोल में 1990 में हुई। तब वो एक इंस्पेक्टर था, लेकिन थोड़े ही समय में उसकी जान पहचान महाराष्ट्र के पुलिस का हर आला अफसर और राजनीतिज्ञ से हो गई थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले वाजे ने अपने कार्यकाल में अब तक 63 क्रिमिनल्स के एनकाउंटर किए हैं। हिरासत में लिए गए ख्वाजा यूनिस की हत्या के बाद वाजे समेत अन्य 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकार ने खारिज की यूनाइटेड किंगडम को कोविशील्ड निर्यात करने की सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड के 50 लाख डोज यूके को निर्यात करने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। इसके लिए खासा अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला गया और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन सरकार ने टीकों की कमी को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुरोध को ठुकरा दिया। यूके को यह वैक्सीन देने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उससे पहले अनुबंध किया था। सरकार ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर हो रहे वैक्सीन उत्पादन का फायदा पहले भारतीयों को कोविड-19 से सुरक्षित करने के लिए मिलना चाहिए। वहीं 18 से 44 साल के आयु वर्ग की आबादी के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने के बाद से कई राज्यों के टीकों की कमी होने की शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने राज्यों से कहा कि वह वैक्सीन की मांग को पूरा करने के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन खरीदी का अनुबंध करे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गंगा में मिले शव कहां से आए, 71 शवों के डीएनए और कोरोना सैंपल लिए गए। बक्सर और गाजीपुर के डीएम ने शवों को एक दूसरे के इलाके का बताया। जी हां दोस्तों, बक्सर के चौसा शमशान घाट की तस्वीर 24 घंटे में ही बदल गई है। देश भर में यहां की तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन ने रात भर मेहनत की। घाट पर पड़े शवों को जेसीबी की सहायता से जमीन में दफन कर दिया गया। चौसा और आसपास के घाटों से कुल 71 शवों के डीएनए और कोविड टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। इस मामले में अब अधिकारियों के बीच तेरा मेरा वाली बयानबाजी चल रही है। दरअसल दोस्तों, बक्सर और पड़ोसी यूपी के गाजीपुर जिले के डीएम ने अपने अपने यहां के शव होने से साफ इनकार कर दिया है। बक्सर जिला प्रशासन ने अब ड्रोन कैमरे से घाटों की निगरानी करने की तैयारी की है। इससे यह बात साफ हो जाएगी कि शव कहां से बहाए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 15,60,77,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 32,56,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,27,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका में मरने वालों की संख्या 5,81,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से अन्य देशों की बात की जाए तो अन्य देशों में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन आदि ऐसे देश हैं जो कि सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,26,62,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 2,46,000 के पार है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में अब तक 51 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरफ्तारी के बाद बोले पप्पू यादव, नीतीश जी आप कोरोना पॉजिटिव कर मारना चाहते हैं मुझे। जी हां दोस्तों, सांसद मद की राशि से खरीदी गई एम्बुलेंस को खड़ा रखने का खुलासा करने वाले जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तारी के बाद मधेपुरा भेजने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक आज देर शाम तक उन्हें पटना से मधेपुरा भेजा जा सकता है। दोस्तों पप्पू यादव की गिरफ्तारी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में बताई गई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी मधेपुरा से जुड़े एक केस में हुई है। इसी बीच पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि 5 घंटे से गांधी मैदान में बैठा कर रखा है, इतनी देर में कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, रेमडेसिविर आदि का प्रबंध कर पाता, कितनी जिंदगियां बचाने का प्रयास कर पाता। नीतीश जी जो करना है जल्दी करें, आप भाजपा के दबाव में क्रूरता की हद न पार करें, इतिहास माफ नहीं करेगा। पप्पू यादव ने एक और ट्वीट कर लिखा कि नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा न लें, अन्यथा जनता अपने हाथों में व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, तब भी अपना जीवन दांव पर लगा जिंदगियां बचा रहा हूं। अभी मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव आया, आप पॉजिटिव कर मारना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही, पल भर में ध्वस्त हो गई आईआईटी की बिल्डिंग। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की वजह से भारी तबाही भी हुई है। यह पूरी घटना देवप्रयाग की है, जहां पर बादल फटने के बाद मूसलाधार बारिश हुई। इतना ही नहीं, बादल फटने की वजह से आईआईटी की बिल्डिंग ढह गई। इस इलाके में स्थित कई दुकानें भी ध्वस्त हो गई है। दोस्तों जाहिर है बादल फटने की वजह से मूसलाधार बारिश होती है, इस वजह से तबाही का यह मंजर सामने आ रहा है। इससे पहले 3 मई को उत्तराखंड के टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने की खबर सामने आई थी। वैसे दोस्तों अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस तबाही में कितने जान माल की हानि हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योगी सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए उठाया खासा कदम, WHO ने यूपी मॉडल को सराहा।
जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के साथ ही लोकल स्तर पर निरीक्षण पर जोर दिया। इसका फायदा अब दिखने लगा है और राज्य में लगातार एक्टिव केस में कमी आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के इस प्रयास की जमकर तारीफ की है। दोस्तों, WHO ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और उत्तर प्रदेश सरकार के ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट के फॉर्मूले पर काम करने के प्रयास की जमकर तारीफ की। WHO ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए टीम गठित की, जिसने घर घर जाकर कोविड के एक्टिव केस की पहचान की और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की। इस प्रयास से कोरोना संक्रमण को काबू करने में मदद मिली है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान बिहार के पूर्वी हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और शेष पूर्वी भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। दिल्ली, NCR, विदर्भ, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर भी हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों, आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वहीं दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना तथा 1-2 स्थानों पर ओले गिरने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, थोड़ा सस्ता हुआ सोना, चांदी भी लुढ़की। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ोतरी के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 212 रुपए घटकर 47,308 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों, चांदी 973 रुपए गिरकर 70,646 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1834 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.34 प्रति औंस पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, 103 रुपए के करीब पहुंचा पेट्रोल का रेट। मई में अब तक 6 बार बढ़े दाम। दोस्तों, बंगाल चुनाव के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और प्रतिबंधों की वजह से पेट्रोल पंपों की कमाई भले ही गिरी हो, लेकिन भाव में कोई कमी नहीं आई है। दोस्तों, डिमांड कम है लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ रही है। पिछले 6 दिन की बात की जाए तो पिछले 6 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1.40 रुपए से लेकर 1.63 रुपए तक वृद्धि कर दी गई है। इससे देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए को पार कर गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल 82 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों की बात की जाए जैसा कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की, तो वहां पर पेट्रोल की कीमत 102.40 रुपए है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान और महाराष्ट्र के भी कुछ जगहों पर पेट्रोल की कीमतें 102 रुपए को पार कर गई हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर कंट्रोवर्सी क्वीन ब्रांड कंगना रनावत की वैल्यू डाउनफॉल पर एंडोर्समेंट हाथों से फिसले। ग्लैमर की दुनिया में अभी सबसे विवादित है चेहरा। जी हां दोस्तों, पिछले 2 सालों में कंगना रनावत ने जितनी सुर्खियां बटोरी है वो काम से ज्यादा विवादों से जुड़ी रही है। NRC, CCA से लेकर किसान आंदोलन और फिर बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा, कंगना ने अपनी बेबाक राय रखी, लेकिन इसका खासा खामियाजा कंट्रोवर्सी क्वीन को भुगतना पड़ा है। कभी कंगना की झोली में कई ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स थे, लेकिन दोस्तों अब लगभग न के बराबर हैं। एक तरह से कहा जाए तो ब्रांड कंगना की वैल्यू ग्लैमर की दुनिया में डाउनफॉल पर है। 4 नेशनल अवार्ड और पद्म पुरस्कार पाने वाली कंगना ने अपने काम से सभी को हर बार चौंकाया है, लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि उनकी ब्रांड वैल्यू में आई गिरावट का कारण भी वो खुद ही है। उनके हर मुद्दे पर बेबाक बयानबाजी और इंडस्ट्री के लोगों के खिलाफ हो जाना इसका एक कारण है। इस कारण ज्यादातर ब्रांड्स ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब दोस्तों, फिलहाल की बात की जाए तो कंगना रनावत के पास ना के बराबर ब्रांड बचे हैं।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।